Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ बनाने जा रहा हूँ, that is about the evidentiary value of FIR. लास्ट वीडियो जो मैंने सीआरपीसी पे आपके साथ बनाई थी, उसमें मैंने सेक्शन 154 सीआरपीसी डिस्कस किया था और उसके डिटेल बताए थे विद जजमेंट्स. उसके पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ललिता कुमारी की लैंडमार्क जजमेंट जो FIR की है उसको बताया था, जिसमें मैंने जो 154 का प्रेमाइस है वो प्रेमाइस आपके साथ डिस्कस किया था. तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना. सीआरपीसी में ये 28th वीडियो है मेरी. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें ताकि मैं जो सीपीसी का लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ आप उससे जुड़ पाएं. टेलीग्राम का मेरा हैंडल है @educational panacea, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं. उसके अलावा मेरे चैनल पे आप लेबर लॉ का, कंपनी लॉ का और आप कंपटीशन एक्ट का एविडेंस मैन 3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ. तो ये सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं आप. एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करिएगा प्लीज. और आप प्लेलिस्ट नहीं तो अगर आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो स्क्रीन पे आपके सामने है, वहां पे यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन से आप एक्सेस कर सकते हैं कि मेरे चैनल पे क्या क्या डाइवर्स कंटेंट है. जो भी कंटेंट है वो सारा सिलेबस फॉर्मेट में अवेलेबल है और वो सारा कंटेंट आपको एक सीरीज में अवेलेबल है. देखिए, एफआईआर की अगर हम बात करें तो एफआईआर एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता, मगर एफआईआर एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जरूर है. एफआईआर एक इंपॉर्टेंट एविडेंस क्यों है उसके रीजन समझिए. एफआईआर क्या होता है, एफआईआर का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि अगर हम किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के रिगार्डिंग बात करें या उसके रिगार्डिंग जो जानकारी आई है तो उसकी सबसे पहली जानकारी एफआईआर है जो पुलिस ऑफिसर ने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने रिड्यूस इनटू राइटिंग करी है या उसको राइटिंग में ऑलरेडी मिली थी. तो वो जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो टाइम मतलब अगर ऑफेंस कमिट हुआ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां पे उसके बाद जो उसकी इंफॉर्मेशन आई तो देयर आर चांसेस कि अगर वो इंस्टेंटली आई है तो वहां पे उसके साथ कोई एम्बेलिशमेंट नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी डिराइव नहीं हुई है, तो ये ज्यादा बेहतर होता है. तो कल को आगे जाके जब उसको एविडेंस में यूज करने की बात आएगी तो हालांकि वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है मगर वो कोरोबोरेटिव जरूर है. कि आप चाहें तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उस एफआईआर में दी हुई जानकारी जो इंफॉर्मेंट दे के आया है और वही इंफॉर्मेंट कल को अगर गवाही देता है अदालत में तो आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप उसके एफआईआर की दी हुई स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान यूज कर सकते हैं. उसके अलावा सेक्शन 157 में आप कोरोबोरेटिव एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए, सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि कोई भी फॉर्मर स्टेटमेंट जो किसी गवाह ने दिया है किसी एक सेम फैक्ट के रिगार्डिंग जो उस टाइम पे जब वो ऑफेंस कमिट हुआ तब हुआ है, तो आप उसकी टेस्टिमोनी को कोरोबोरेट करने के लिए उस एविडेंस का यूज कर सकते हैं. इसका मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेंट ने एफआईआर में कोई बात दर्ज कराई थी जिस टाइम पे, तो उसको कोरोबोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको आप रिफ्रेशिंग द मेमोरी के लिए भी यूज कर सकते हैं. सेक्शन 159 के अंदर आप उसको मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो अब सवाल ये आता है कि एफआईआर में जो जानकारी दी हुई है तो एफआईआर को क्यों हम सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं मानते, पहले मैं आपको उसका रीजन बताता हूं. देखिए, एफआईआर में एक ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आप स्टोरी नैरेट करेंगे वो एक फॉल्स और कॉन्कॉक्टेड स्टोरी भी हो सकती है, वो एक मेड अप स्टोरी भी हो सकती है. तो एफआईआर कितना स्ट्रांगली कोर्ट में यूज किया जाएगा कोरोबोरेशन के लिए, वो कितना कोरोबोरेशन के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, ये कई बार किस चीज पे डिपेंड करता है कि एफआईआर ऑफेंस होने के कितने टाइम बाद रजिस्टर कराया गया. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर मैं फैक्टर्स रेलिवेंट की बात करूं कि कौन सा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ और एफआईआर आपका 15 दिन बाद या 20 दिन बाद दर्ज हो रहा है, तो दैट माइट रेज अ सस्पिशन कि अब जब आप एफआईआर कराने जाओगे तो यू माइट बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विद द नैरेटिव और आप स्टोरी को अपने हिसाब से कॉन्कॉक्टेड बना सकते हो. तो इसीलिए वहां पे जब एफआईआर को एज अ कोरोबोरेशन यूज किया जाएगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा. वेयर एज अगर आप इंस्टेंटली कोई क्राइम हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ कॉग्निजेबल, और उसके बाद उसके कुछ ही देर में आपने जाके एफआईआर दर्ज कराई, तो देयर आर चांसेस कि आप वहां पे कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी फ्रेम करने की सिचुएशन में ना हो. तो वहां पे जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो एफआईआर की कंपेयर्ड टू लेट एफआईआर जो दर्ज हो रही है उसके रिगार्डिंग थोड़ी बेहतर एविडेंशियरी वैल्यू होगी. मगर देखिए, एफआईआर एक बहुत एसेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है मगर सब्सटैंटिव एविडेंस इसलिए नहीं है
क्योंकि सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब फर्ज करिए कि एक विक्टिम है, ठीक है, और उसने जाके एफआईआर दर्ज करा दी कि साहब मेरे खिलाफ ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, और उसके बाद उसकी हो जाती है डेथ। तो उस एफआईआर में अगर मान लीजिए उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसने वो इंफॉर्मेशन दर्ज कराई या फिर वो विक्टिम अपनी बात कह रहा है, उस टाइम पे वो अंडर द कंटेम्पलेशन, अंडर द फियर ऑफ डेथ है, अंडर द फियर ऑफ डेथ है अगर, तो वो जो उसकी स्टेटमेंट है वो सेक्शन 32(1) जो कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन है उसके अंदर दर्ज हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि अगर वो अंडर द फियर ऑफ डेथ है और वो जो विक्टिम है वो इन्फॉर्म कर रहा है, उसके बाद ये बात बोलने के बाद, स्टेटमेंट ओरली देने के बाद या फोन पे देने के बाद या किसी के सामने बोलने के बाद उसकी मौत हो जाती है, तो उस केस में वो जो स्टेटमेंट वो एफआईआर में दर्ज करा के गया, वो जो इंफॉर्मेशन उसने फर्निश करी है, तो वो इंफॉर्मेशन डाइंग डिक्लेरेशन का पार्ट बनेगा और वो रेलिवेंट होता है आपके एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32(1) में। और वही इंफॉर्मेशन जो एफआईआर में दी गई है वो एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं जजमेंट एक, हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहां पे हुआ क्या कि एक एफआईआर 10 दिन बाद लॉन्च कराई गई रेप के इंसिडेंट के बाद। तो अब जब रेप के इंसिडेंट के बाद 10 दिन बाद एफआईआर को लॉन्च कराया गया तो कोर्ट में एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से। तो फैमिली मतलब प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बताई कि फैमिली देखिए जब रेप का इंसिडेंट हुआ प्रोसिक्यूट्रिक्स पे, तो फैमिली ये सोच रही थी कि दैट इज द मैटर ऑफ ऑनर, तो उसको इस पर्टिकुलर मैटर को कोर्ट में लेके जाना है, कोर्ट में लेके नहीं जाना, क्योंकि उसमें ऑनर का मतलब ऑनर और स्टेट डिग्निटी का, फैमिली डिग्निटी का बहुत ज्यादा रोल था। तो वहां पे इसीलिए टाइम लग गया। मगर ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आपने अगर एफआईआर रेप केसेस में डिले कराया तो सिर्फ उस बेसिस पे आपका वो जो एफआईआर दर्ज होगी उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी एविडेंशियरी वैल्यू कोई कंटेन नहीं करेगी, ये कोई ग्राउंड नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहां पे कोर्ट इस प्रोबेबिलिटी को भी ना नकारे कि अब यहाँ पे चांसेस हैं कि नई स्टोरी, कोई कॉन्कॉक्टेड स्टोरी फ्रेम करी जा सकती है। मगर रेप केसेस या क्राइम अगेंस्ट द वुमेन एक ऐसे सिचुएशन है जहां पे यूजुअली कई बार एफआईआर लेट ही दर्ज होती है, क्योंकि कई बार विक्टिम फियर की वजह से नहीं कराता, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन की वजह से नहीं कराता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से विक्टिम कई बार एफआईआर नहीं कराता या फिर विक्टिम की फैमिली कई बार एफआईआर दर्ज नहीं कराती। तो वहां पे अगर एफआईआर डिले भी दर्ज हो रही है तो उसको इस ग्राउंड पे, इस बेसिस पे पूरे सिरे से नकार देना कि नहीं आपने इतना लेट कराया तो इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है और इसका कोई एविडेंस में कोई रेलिवेंसी नहीं होगा, ये चीज नहीं है। तो वहां पे कोर्ट ने हरपाल सिंह स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट में कोर्ट ने इस एक्सप्लेनेशन को कि फैमिली का ऑनर वाज इन्वॉल्व, इसको रीजनेबल माना था। और दूसरी चीज कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एफआईआर अगर आप टाइम में दर्ज कराएंगे तो उसकी मतलब आप टाइम से दर्ज कराएंगे कि जितना जल्दी हो सके कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के एज सुन एज पॉसिबल अगर आप उसको रजिस्टर कराते हैं तो उसकी ऑब्वियसली बेटर कोरोबोरेटिव वैल्यू होगी। अब देखिए सेक्शन 145 और सेक्शन 157, 145 आपका एविडेंस का कंट्राडिक्ट करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन में कंट्राडिक्ट करने का, और 157 कोरबोरेट करने का है। तो इससे एक चीज तो हमें समझ में आती है कि एफआईआर का जो इस्तेमाल किया जाएगा कंट्राडिक्ट करने के लिए या कोरोबोरेट करने के लिए, वो किसके एविडेंस को कोरोबोरेट या कंट्राडिक्ट करने के लिए, जिसने उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करवाई है। मतलब कि मैं इंफॉर्मेंट की बात कर रहा हूं, जिसने एफआईआर को लॉन्च करवाया है ना, इस एफआईआर में दी हुई जानकारी को कोरोबोरेट करने के लिए या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, दोनों ही जिस बंदे ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दर्ज करवाई थी, जो इंफॉर्मेंट है, सिर्फ उसी के रिगार्डिंग होगा, बाकियों के रिगार्डिंग नहीं होगा। कि आप बाकी किसी विटनेस में के खिलाफ जाके ये नहीं बोलोगे कि नहीं जी एफआईआर में तो वो ये लिख के गया है, तो क्योंकि बाकी किसी ने वो गवाही नहीं दी। जिसने इंफॉर्मेशन दी अगर वो विटनेस है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है उसकी दी हुई एफआईआर की जानकारी में। जिसने इंफॉर्मेशन दी अगर वो विटनेस है उस ट्रायल के अंदर, तो उसके दिए हुए पुराने जो फॉर्मर स्टेटमेंट है, जो एफआईआर में उसने स्टेटमेंट दी है, उसको कोरोबोरेट करने के लिए 157 में यूज किया जा सकता है। जिसने वो स्टेटमेंट दी उसकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए 159 में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट द लॉ इज सेइंग कि अगर जिस बंदे ने एफआईआर को लॉन्च कराया है तो ये 145 या 157 जो यूज करोगे आप एफआईआर के रिगार्डिंग, वो आप उसी बंदे पे ही रिगार्ड यूज करोगे, ना कि किसी और पे जिसने
इंफॉर्मेंट जो है जिसने इंफॉर्मेशन या एफआईआर को लॉन्च करा है, आप उसके लिए ही 145 एविडेंस का या 157 इस्तेमाल करोगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, क्या फर्ज करिए कि एफआईआर कन्फेशनल नेचर का है, कि एक्यूज खुद आके एफआईआर दे गया और एक्यूज पुलिस के सामने कन्फेशन करता है, तो आपको पता है सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट उसको एविडेंस में लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया गया, अगर वो मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद नहीं है और पुलिस के सामने किया गया है कन्फेशन, तो उस केस में वहां पे उस कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो नहीं रहती। तो अगर आपने एफआईआर दर्ज करा, आपने खुद ही क्राइम किया, एक्यूज हो आप, और आपने कन्फेशनल नेचर का जाके एफआईआर करा दिया, जहां पे एक्यूज ने खुद ही इंफॉर्मेशन दे दी कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो वहां पे वो सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट से हिट हो जाएगा। मगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, वहां पे किए हुए कन्फेशन से उसका गिल्ट तो एस्टैब्लिश नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रायल करना पड़ेगा। मगर अगर वहां पे उसने कोई इंफॉर्मेशन दी जिससे कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के अंदर, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज एक बंदा है जिसने किसी का खून करा, और खून करने के बाद उसने आके बोला कि साहब मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, और कन्फेशन कर दिया अदालत, मतलब पुलिस ऑफिसर के सामने उसने कन्फेशन कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। चलिए, अब वहां पे जब पुलिस ऑफिसर को उसने कन्फेशन करी, तो उसने ये बोला कि साहब देखिए, मैंने जिस मर्डर वेपन से मर्डर किया था वो वेपन मैंने खेत में फेंका है। पुलिस पहुंची खेत, खेत से वो वेपन बरामद हुआ। तो वो जो उसने कन्फेशन करी थी कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, इस बात को तो कोर्ट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इस बात को उसके अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। अदालत में सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट का हिट हो गया और उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट यूज नहीं की जाएगी। मगर जो उसने ये बोला कि मैंने मर्डर वेपन खेत में फेंका, और वहां से अगर खेत से मर्डर वेपन रिकवर हो जाता है, तो दैट पर्टिकुलर फैक्ट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। कन्फेशन यूज नहीं करेंगे हम उसका, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाता है तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं उसके खिलाफ। इसकी इजाजत हमें सेक्शन 27 देता है एविडेंस एक्ट का। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए उसने कोई नॉन कन्फेशनल नेचर की बात कही है, मतलब उसने अपना क्राइम नहीं कमिट किया, अपने आप को बचाने की बात कही है, मगर उसके दौरान उसने कुछ स्टेटमेंट्स कहे हैं, उसने अपना क्राइम कमिट नहीं, मतलब क्राइम एडमिट नहीं किया, कन्फेस नहीं किया है, मगर उसने कुछ ऐसी बात कही जो कल को वो उस बात से मुकर नहीं सकता, तो वो चीज, वो जो स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं, कन्फेशन नहीं है यहां पे, ध्यान रखना, वो स्टेटमेंट सेक्शन 27 एविडेंस, सेक्शन 21 एविडेंस में एडमिशन माने जाएंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज निशिकांत झा की एक जजमेंट है, आप मेरे प्लेलिस्ट एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट जरूर देखना, वहां पे मैंने डिटेल में निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट बता रखी है, जिसमें मैंने एक एक चीज, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, उनके बारे में बताया हुआ, आपको वहां पे डिटेल जानकारी मिलेगी। मैं उसका एक पोर्शन डिराइव करके आपको बता देता हूँ, आप प्लीज एक बार जजमेंट जरूर देखना। निशिकांत झा में उस बंदे ने बोला कि मैं ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हूँ, जो एक्यूज था, मैं ट्रेन से, उसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था, और जबरदस्ती एक तीसरा बंदा है, उसने जो मरा है, जो डिसीज्ड है, तो उसमें किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट, उसने बोला कि उसने रॉबरी करने के लिए, उसने चोरी करने के लिए मेरे को भी उसने पकड़ के रखा था, और मैं तो वहां से भाग गया। और जब वो नदी किनारे खून साफ कर रहा था एक्यूज, तो उसने बोला कि वो खून का धब्बा मेरे पे लग गया था। तो वहां पे उस बंदे ने एक चीज तो एडमिट कर ली, जो एक्यूज था उसमें निशिकांत झा, उसने एक चीज तो एडमिट करी थी कि वो उस टाइम पे ट्रेन में मौजूद था, ये चीज उसने एडमिट कर ली थी। हालांकि वो कोई कन्फेशन नहीं दे रहा था, ध्यान रखना, वो वहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा था जिससे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने ये चीज एडमिट कर ली थी कि वो उस टाइम पे ट्रेन में मौजूद था, तो कल को वो इस बात से मुकर नहीं पाता। तो वहां पे अगर एफआईआर दर्ज कराते वक्त अगर आप नॉन कन्फेशनल नेचर की कोई बात कह रहे हैं, तो वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसका कुछ पोर्शन सेक्शन 27 से सेक्शन 21 अप्लाई हो जाएगा, और एडमिशन में आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज कि वो सेक्शन 6 का भी पार्ट बन सकती है एविडेंस एक्ट में, रेस गेस्टे, आप इसमें डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं बहुत जल्दी। रेस गेस्टे का पार्ट बन सकती है कि अगर कोई भी चीज सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वो वैसे रेलिवेंट नहीं है, मगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है,
तो उस केस में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसा फैक्ट है, तो वो सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट में जाके वो रेलिवेंट हो जाएगा और वो कोर्ट में एक एडमिसिबल एविडेंस बन जाएगा। वेयरएज सेक्शन 8, अगर कोई स्टेटमेंट आपका प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो करती है जिस टाइम पे क्राइम हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आपके खिलाफ यूज करी जा सकती है, दैट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 8। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ये शो करती है कि एफआईआर वैसे तो सब्सटैंटिव नेचर का नहीं है, मगर एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जरूर है, क्योंकि उसके अंदर लिखवाई हुई स्टेटमेंट्स बड़ी काम आती है आगे जाके कंट्राडिक्ट करने में, या उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट से कंक्लूजन डिराइव करने में। उसमें कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो एविडेंस में यूज करी जाती है। मगर हाँ, सोल सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे कन्विक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एफआईआर के बेसिस पे कन्विक्शन अगर आप किसी का कर रहे हैं, अगर आपके पास अदर एविडेंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा वो इनजस्टिस हो जाता है एक्यूज के साथ। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट कराता हूं जिसके अंदर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं। जजमेंट का नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1981। तो कहानी कुछ यूं है कि ये जो अपेलेंट है दूधनाथ पांडे, जो एक्यूज भी है इनफैक्ट, ये एक मोटर कार ड्राइवर है और ये एक टेनेंट की तरह रहता है फैमिली के साथ, जिसकी मौत हुई है उसकी पूरी फैमिली के साथ। तो इसको उस फैमिली में एक लड़की है रंजना, उससे प्यार हो गया था, तो जो उस टाइम पे 20 साल की थी। तो उसका छोटा भाई है, तो वो ये सब चीजें पसंद नहीं करता। तो आपस में एक दो बार, कई बार इस दूधनाथ पांडे को उसके छोटे भाई ने समझाया भी था। पप्पू नाम था उस बंदे का जिसकी मौत हो गई थी, उसको समझाया भी था। तो एक दिन की बात है, पप्पू अपनी सिस्टर को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसकी सिस्टर स्कूल में पढ़ाती थी, तो स्कूल छोड़ने जा रहा था। तो स्कूल छोड़ के जब स्कूटर से वापस आ रहा था लाइक 9 बजे के अराउंड, तो दूधनाथ पांडे ने क्या किया, एक कंट्री मेड पिस्टल जो देसी कट्टा होता है उसको निकाल के उसको शूट कर दिया। ठीक है, और वो वहीं पे गिर गया, गिर के उसकी मौत हो गई। पप्पू जो था उसकी मौत हो गई। तो ये इंसिडेंट दो व्यक्ति देख रहे थे, दो व्यक्ति इस इंसिडेंट के गवाह थे, अशोक कुमार और हरीश चंद्र। तो वो तुरंत उस स्कूल गए रिक्शा लेके, और उन्होंने उसकी सिस्टर को, रंजना को, ये इन्फॉर्म किया कि भाई आपके भाई का तो मर्डर कर दिया, और बताया कि इस इंसान ने मर्डर किया है। तो रंजना तुरंत इंसिडेंट पे पहुंची, और वहां पे रंजना ने तुरंत ही एज सुन एज पॉसिबल 9 बजे के आसपास कुछ इंसिडेंट हुआ गोली चलने का, और रंजना ने जो सबसे पहला काम किया, उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसने पुलिस थाने में वो रिपोर्ट जमा कराई। मतलब कि 9:45 के आसपास उसने एफआईआर लॉन्च करवा दी। 9:45 के आसपास उसने एफआईआर लॉन्च करा दी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या इस एफआईआर में लिखे हुए कंटेंट को सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट में रेलिवेंट मान के, क्योंकि ये एफआईआर सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, रेलिवेंट मान के क्या इसको एडमिसिबल किया जा सकता है एविडेंस में या नहीं किया जा सकता, इसी के ऊपर ये पूरी जजमेंट है। और ये बताता है कि एफआईआर में कई बार जो आप बात लिखवाते हो, तो वो एफआईआर की जो स्टेटमेंट है, वो जो बातें हैं, वो बातें रेलिवेंट हो सकती है और वो एडमिसिबल भी होगी। तो सेक्शन 6 में अगर वो फॉल कर गया आपके एविडेंस एक्ट में, जो कि रेस गेस्टे की बात करता है, रेस गेस्टे सिंपल सा बता देता हूं कि वैसे अगर कोई फैक्ट आपके ट्रांजैक्शन के लिए मेन नहीं है, मगर वो रेलिवेंट है और वो सेम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बनाता है, तो वो रेलिवेंट होता है सेक्शन 6 में। तो हुआ क्या, 9:45 पे उसने एफआईआर दर्ज करा दी। अब देखिए कोर्ट ने यहां पे क्या बोला। कोर्ट ने बोला कि 45 मिनट के अंदर, लगभग 3 क्वार्टर, 1 घंटे के 3 क्वार्टर, 1 आवर के 3 क्वार्टर के अंदर ये इम्पॉसिबल है कि रंजना के भाई का खून हो गया, उसको गोली चल गई उसके भाई पे, और वो एक फॉल्स नैरेटिव बनाए, फॉल्स कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाए, कहानी, मनगढ़ंत कहानी फ्रेम करे और जाके थाने में दर्ज कराए। क्योंकि रंजना का जो ब्रदर था, रंजना के फादर की डेथ हो चुकी थी, तो रंजना का जो ब्रदर था वो इकलौता मेल मेंबर था उसकी फैमिली में। तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये बियॉन्ड एनी प्रोबेबिलिटी और इमेजिनेशन है कि उसके भाई की मौत हो जाती है, रंजना रश करती है और वो 45 मिनट के अंदर कोई झूठी मूठी कहानी फ्रेम करे, और वो झूठी मूठी कहानी फ्रेम करके जाके अदालत में मतलब कोर्ट, पुलिस स्टेशन में जाके वो एफआईआर कराए। बहुत ही रेयर है। दूसरा कि रंजना ने जो जो बातें कही, रंजना ने जो इंसिडेंट उसके बारे में बताया, जिसके बारे में रंजना ने लिखवाया, वो जो विटनेसेस थे, जो अशोक कुमार और हरीश चंद्रा विटनेस थे, उनकी बातों से वो मैच कर रही थी जो उन्होंने बताया। दूसरी चीज, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, द इवेंट्स आफ्टर द मर्डर हैपेंड इन क्विक सक्सेशन दैट देयर वाज नो टाइम फॉर एनीवन टू कंट्राइव एंड कन्फैबुलेट। कन्फैबुलेट मतलब कोई नकली कहानी बनाना, क्योंकि 9 बजे के आसपास किसी की मौत होती है, 45 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है,
तो हाउ कैन वी जज और हाउ कैन वी से कि रंजना जिसके ब्रदर की मौत हो चुकी है, जिसके घर में कोई दूसरा मेल मेंबर नहीं है, वो घर जाएगी, वो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी फ्रेम करेगी, वो फॉल्स नैरेटिव फ्रेम करेगी और किसी को फंसाएगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि देयर वर इंसिडेंट्स ऑफ एनिमोसिटी कि वो जो व्यक्ति है दूधनाथ पांडे, उसके साथ एनिमोसिटी के पुराने भी इंसिडेंट थे, क्योंकि दूधनाथ पांडे ने अदालत में रंजना को के खिलाफ हेबियस कॉर्पस पिटिशन, मतलब रंजना को अपने साथ लाने के लिए हेबियस कॉर्पस की पिटिशन भी लगा दी थी। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि रंजना से मेरी शादी हो चुकी है, तो जिस पर रंजना ने भी मना कर दिया था कि मेरी कोई शादी इसके साथ नहीं हुई थी। मगर लॉ ने यहाँ पे कहा कि इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट, क्योंकि ये पूरे वाक्य जो मौत हुआ है उसके जो पूरे मौत के इंसिडेंट है उस इंसिडेंट का ये पार्ट बनेगा। और यहाँ पे एफआईआर को सेक्शन 6 का पार्ट माना गया, एफआईआर में दी हुई बातों को एफआईआर सेक्शन 6 का पार्ट माना गया और उसको रेलिवेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया। तो ये मैंने एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर पे आपके साथ डिस्कशन करी और कैसे वो एविडेंस एक्ट में यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उनके बारे में डिस्कशन करी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और जो नेक्स्ट कंटेंट मैं आपके साथ बनाने वाला हूँ रेस्ट गेस्टे पे बनाऊंगा, डिटेल्ड जजमेंट्स के साथ बनाने वाला हूँ। तो प्लीज गाइस मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।